हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी सामाजिक विज्ञान राजनीतिक विज्ञान का जो हिस्सा है सामाजिक विज्ञान का, उसका अपन समानता पहला पार्ट पढ़ रहे थे। उसकी थर्ड ऑनलाइन क्लास है। तो अपन ने पढ़ लिया था 2 पार्ट। अपन तीसरे पार्ट में अपन पढ़ेंगे यहाँ से, इस दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदम। यानी लोगों को समानता बराबर बच्चों को बराबर समानता देने के लिए एक कदम उठाया था, वो वहाँ से अपन अब पढ़ेंगे। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है मध्याह्न भोजन की अवस्था। मध्याह्न मतलब दोपहर में खाए जाने वाले भोजन की व्यवस्था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने का निर्देश दिए। तो एक व्यवस्था क्या चालू गई कि बच्चों को, सरकारी स्कूल के बच्चों को दोपहर का जो लंच होता है यानी जो भोजन होता है वो स्कूल सरकार द्वारा दिया जाएगा, मुफ्त में दिया जाएगा। और यह सुविधा सबसे पहले तमिलनाडु ने चालू किया और फिर उसके बाद न्यायालय ने कहा कि सभी राज्यों, ये बहुत अच्छी स्कीम है और इससे बच्चों का काफ़ी भला होगा, इसलिए सभी सरकारों को 6 महीने के अंदर ये व्यवस्था चालू करनी है। इस कार्यक्रम में काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। और इससे काफ़ी, इस योजना से काफ़ी अच्छे अपन को रिजल्ट्स मिले। क्या मिले कि बच्चे ज़्यादा स्कूल जाने लग गए। गरीब परिवार के बच्चे सिर्फ मान लो इसी लालच में जाने लगे कि वहाँ खाने के लिए भोजन होगा, भूख नहीं होगी और पढ़ भी लेंगे। तो इस तरीके से बच्चे ज़्यादा जाने लगे, उनका शिक्षा भी बढ़ती गई और नियमित रूप से जाने लगे बच्चे, छुट्टियां भी नहीं लेने लगे। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटते ही नहीं थे, परंतु अब जब वे स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा है तो उनकी उपस्थिति में सुधार है। यानी पहले बच्चे लंच में भाग जाते थे और फिर खाना खाने के बहाने से वापस आते ही नहीं थे, लेकिन अब जब लंच स्कूल में ही मिल रहा है तो बच्चे घर जाते ही नहीं है और उपस्थिति अच्छी हो गई है। वे माताएं जिन्हें अपना काम छोड़कर दोपहर में बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता है। इस कार्यक्रम में जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिलती है, क्योंकि स्कूल के निम्न व उच्च जाति के बच्चे साथ भोजन करते हैं और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम में रखा गया है। तो जो वे माताएं हैं जिन्हें अपना काम छोड़कर, जैसे मान लो कहीं मजदूरी पे जाती हैं तो उन्हें काम छोड़कर दोपहर में बच्चे आते थे खाना खाने के लिए और उन्हें खाना खिलाना पड़ता था, इससे उनकी मजदूरी का भी नुकसान होता था। तो अब ऐसा नहीं होता, बच्चे जब आते नहीं तो माताएं निश्चिंत होकर अपना काम करती रहती हैं और एक जातिगत पूर्वाग्रहों को भी कम किया है। मतलब पहले जो था ना भाई, जाति में जो भेदभाव था वो भी कम हुआ है। जातिगत पूर्वाग्रह मतलब जाति के जो भेदभाव है वो कम हुए हैं। क्यों? क्योंकि स्कूल में उच्च वर्ग के, निम्न वर्ग के, यानी ब्राह्मणों के भी, दलितों के भी, सबके बच्चे आते हैं। वो एक साथ मिलकर इस योजना के तहत एक साथ खाना खाते हैं। तो जातिवाद जो है वो भी कुछ हद तक इससे कम हुआ है। मध्य और एक चीज़ और कि भोजन पकाने के लिए कई जगह पे तो दलित महिलाओं को भी काम में लिए गए, तो उससे भी जातिवाद खत्म हुआ है। मध्या है भोजन कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी सहायता की है। कई बच्चे भूखे आ जाते थे घरों से, क्योंकि उनमें खाने के लिए भोजन नहीं था, तो प्राय खाली पेट स्कूल आते हैं और इसके कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। तो पहले बच्चे क्योंकि भूखे आते थे कई बच्चे, तो वो पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान नहीं लगा पाते थे, लेकिन अब जब स्कूल में भोजन मिलने लग गया है तो अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं और इससे उनकी पढ़ाई में और उनके रिजल्ट्स में भी कई सुधार हुए हैं। यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। जितनी योजनाएं चला रही हैं बहुत अच्छी हैं, इससे गरीब लोगों को, जो पिछड़े वर्ग हैं, उनको ऊपर उठाने में मदद मिल रही है, लेकिन फिर भी अभी और ऐसी योजनाएं चलाने की ज़रूरत है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के निर्धन बच्चों का स्कूलों में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी देश के में वे स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों से बहुत अलग है जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते थे। तो सरकारी स्कूल में बच्चे तो जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकारी स्कूलों की व्यवस्था अमीरों के बच्चे जहाँ प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं उनसे बहुत अलग है। प्राइवेट स्कूलों में हर तरह की सुविधा है, लेकिन सरकारी स्कूलों में वो सुविधाएं अभी भी नहीं हैं। आज भी देश के कई स्कूल ऐसे हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। इन बच्चों को ऐसी
असमान स्थितियों में ढकेला जाता है। तो आज भी जैसे वो वाल्मीकि का अपन ने उदाहरण पढ़ा, उससे झाड़ू लगवाया गया, वैसे उस तरह के भेदभाव आज भी कई स्कूलों में होते हैं। निचले वर्ग के बच्चों को घृणित किया जाता है, दूसरे बच्चे उनको हाथ नहीं लगाते, उनके साथ भोजन नहीं करते, उन्हें टच नहीं करते। जहाँ उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग समान समझने से इनकार कर देते हैं। ऐसा इसलिए कि कानून बन जाता है, फिर भी लोग कह देते हैं कि हम कानूनों की पालना नहीं करेंगे। इसका मुख्य कारण है दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है, क्योंकि लोगों की जो दृष्टि है धीरे धीरे बदलेगी। धीरे धीरे वो सोचेंगे कि हाँ, ये भेदभाव करना ये सब गलत है। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों में असमान व्यवहार करते हैं। लोगों को पता है, फिर भी उनकी आदत बन चुकी है भेदभाव करना, इसलिए ये आदत धीरे धीरे ही जाएगी। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगें कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। और ये जो प्रवृत्ति है लोगों को नीचा समझने की, ये तभी जाएगी जब लोग ये सोचे कि कोई भी हमसे कम नहीं है, सब बराबर हैं और सभी को बराबर सम्मान प्राप्त करने का अधिकार है। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है, जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। तो इस समाज में, अपने समाज में लोगों को अगर बराबर लाना है तो इसमें व्यक्तियों को और अलग अलग समाजों को बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, योगदान देना पड़ेगा। इस पुस्तक में आप इसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे। तो आने वाली किताब में आप आने वाले जो चैप्टर आएंगे उसमें आप समानता कैसे लोगों में लाई जा सकती है, कैसे विभिन्न जो ये कुप्रथाएं चल रही हैं इनको कैसे जातिवाद को और छुआछूत और जातिवाद और कई जो ये कुप्रथाएं इनको कैसे मिटा सकते हैं, आने वाले पाठों में पढ़ेंगे। अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे। ऐसा नहीं है कि भारत में ही असमानता है, कई देशों में और है। शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहां असमानता का अस्तित्व है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है। सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। यानी हर देश में जो लोकतांत्रिक है वहाँ पे कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे अभी भी लोगों में भेदभाव किया जाता है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप में असमान बताते हैं। तो एक उदाहरण है कि अमेरिका में एक जाति है अफ्रीकी अमेरिकन, यानी वे लोग जिनके पूर्वजों को अमेरिकन्स अफ्रीका से लाए थे और उन्हें गुलाम बनाकर रखते थे, तो उनके जो वंशज है उनको आज भी असमान माना जाता है, उनसे आज भी घृणा की जाती है। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। तो 1950 में कई आंदोलन हुए जिससे उन्हें समान अधिकार मिले, उन्हें बाकी अमेरिकी नागरिकों के बराबर समान अधिकार मिले। 1950 से पहले उन्हें समान अधिकार नहीं थे, उन्हें नीचा समझा जाता था और उनसे कई भेदभाव होते थे। लेकिन 1950 में कई आंदोलन हुए, उससे उनको अधिकार तो मिल गए, फिर भी कई जगह ऐसी है जहाँ पे उनसे अभी भी असमान व्यवहार होता है। उदाहरण के लिए बस में यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था। जब कोई भी गोरा आदमी बैठना चाहे उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। तो अफ्रीकी अमेरिकन क्या होते हैं, काले रंग के होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पूर्वज अफ्रीका के थे, तो इन्हें काले रंग के कारण उनमें भेदभाव किया जाता था। और एक उदाहरण है, जैसे यात्रा में अगर कोई काले रंग का व्यक्ति यानी अफ्रीकी अमेरिकन अगर ट्रैवल कर रहा है तो उसे पीछे बैठना पड़ता था, और अगर कोई सीट पे बैठा भी और कोई गोरा व्यक्ति आ जाए तो उस व्यक्ति के लिए उसे उठना पड़ता था। तो इस तरह के भेदभाव होते थे। रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। ये कहानी है उसकी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करने थक जाने के बाद में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। यानी वो बस में ट्रैवल कर रही थी और वह काफ़ी थकी हुई थी, तो जैसे बस में एक गोरा व्यक्ति आया और उसे सीट मांगी तो उसने मना कर दिया। उस दिन उसके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन कहलाया गया। तो वहाँ से उसी दिन से काफ़ी लड़ाइयाँ, काफ़ी आंदोलन चले कि हमें क्यों अपनी जगह से उठा दिया जाता है जब गोरा व्यक्ति आता है, हमसे क्यों भेदभाव किए जाते हैं। और आगे जाके ये आंदोलन ने बहुत बड़ा विशाल रूप ले लिया और नागरिक अधिकार आंदोलन का नाम इसे दिया गया, सिविल राइट्स मूवमेंट।
1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम में नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध किया गया और फिर अमेरिकी सरकार को झुकना पड़ा इस आंदोलन के आगे और 1964 में एक कानून बनाया गया जिसमें किसी भी व्यक्ति को नस्ल यानी उसके रंग, धर्म और राष्ट्रीय मूल यानी वो उसके पूर्वज कहाँ के थे उसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसको अपराध बताया गया। यानी कि अफ्रीकी अमेरिकन को कानूनी तौर पर समान अधिकार मिले। इससे यह भी कहा गया कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे और गोरे लोगों के बच्चे और अफ्रीकन अमेरिकन जो काले उनके बच्चे सभी एक ही स्कूल में पढ़ सकेंगे। सभी के लिए अब एक ही स्कूल होगा। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं, लेकिन अभी भी उनके साथ भेदभाव होता है। कई अफ्रीकी अमेरिकन बहुत गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसी सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने में ही सामर्थ्य हैं। उनके पास पैसा नहीं है, वो प्राइवेट स्कूलों में जा तो सकते हैं कानून के तौर पर अब, लेकिन वो बहुत गरीब है, वो इतना पैसा नहीं ला पाते और उन्हें सरकारी स्कूलों में पढ़ना पड़ता है जहाँ पर सुविधाएं अच्छी नहीं हैं और कम योग्यता वाले शिक्षक भी अच्छे नहीं हैं। जबकि गोरे विद्यार्थी क्योंकि बहुत पैसे वाले हैं तो उनके पेरेंट्स तो वो निजी स्कूलों में जाते हैं और उन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा, या फिर अगर सरकारी स्कूलों में जाते भी हैं तो ऐसी में जाते हैं जहाँ पे सरकारी स्कूल बहुत ज़्यादा हाई फाई हैं। लोकतंत्र की चुनौती, यानी लोकतंत्र को क्या क्या चुनौतियाँ मिलती हैं, किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। किसी भी देश को पूरी तरह लोकतंत्रीय नहीं कहा जा सकता। हमेशा से ही ऐसे कुछ समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। यानी कोई भी देश पूर्ण तरह लोकतंत्र नहीं है। कहने को कागज़ों में, नियमों में सभी लोगों को बराबर माना गया है, लेकिन ज़मीनी तौर पर अगर अपन जाके देखें तो कई जगह पे कई भेदभाव होते हैं और कई लोग ऐसे हैं जो रेगुलर काम कर रहे हैं कि इस लोकतंत्र को बढ़ाया जाए और लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा समानता लाई जाए। इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है और लोग संघर्ष कर रहे हैं जो सभी व्यक्तियों को समान और बराबर सम्मान दिलाने का पक्ष रखते हैं। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। तो आने वाले पाठों में पढ़ेंगे कि समानता कैसे ज़रूरी है लोगों को बराबर लाने के लिए, लोकतंत्र स्थापित करने के लिए। इन पाठों को पढ़ते हुए विचार कीजिए कि क्या सब व्यक्तियों की समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। तो आने वाले पाठों में आप पढ़ोगे कि क्या वास्तव में भारत में हर जगह समानता है या नहीं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, हमारा चैप्टर समाप्त होता है। आने वाली क्लास में हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स दे देंगे जिसको PDF से आपको कॉपी में करना होगा। और ध्यान रहे आपको राजनीतिक विज्ञान की नई कॉपी बनानी है, इतिहास की अलग कॉपी रहेगी, राजनीतिक विज्ञान की अलग। जैसे पिछली बार आप SST की 3 कॉपियाँ बनाते थे, वैसे इस बार भी अलग 3 कॉपियाँ बनानी है और इस पार्ट को एक नई कॉपी बनाकर करना है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेगुलर पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।